प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक्वेस्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी परीक्षा के लिए रिवीजन कर रहे थे, तो 10th के साइंस में आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का रिवीजन। रिवीजन ना ये मान के चलिए कि हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में फिजिक्स से कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो इसी के लिए हमने जो आज की क्लास बनाई है, जिसमें आपका 10th की फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा सब के सबका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आपका आने वाला होगा उसका रिवीजन आप इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 हमारा क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश। प्रकाश क्या होती है भाई? एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों पर दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। या आप ये कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें दृष्टि की संवेदना प्राप्त होती है, देखने की क्षमता प्राप्त होती है। प्रकाश कहलाती है। ठीक है। अब प्रकाश, इसके नीचे हम लोग प्रकाश का गुण पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन की प्रॉपर्टी होती है, अपवर्तन की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। अब जब हम आते हैं किस पर? प्रकाश के अपवर्तन पर। तो प्रकाश का अपवर्तन हमें कुछ यूं ऐसा दिखाई देता है। ये है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई किरण ऐसे आती है तो ये आने वाली किरण किसी चमकदार या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो रेखा होती है ये अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। इसमें दो नियम आते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम आता है कि आई इज इक्वल टू आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक। दूसरे पे अगर हम पहुंचेंगे, जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये देखो, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये सीधी लगा करके कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। यहाँ पर भी अभिलंब खींचेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाएगा और ये कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। यहाँ पे हमको स्नेल का नियम मिलता है क्या? n इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपान में साइन ऑफ आर मिलता है। ठीक है, ये हमको मिलता है। अगला जो है हमारा, अब देखो इसी में अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। अगर हम अपवर्तनांक पढ़ें तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? c अपान में b होता है। c अपान में b होता है, जहाँ पे c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और b क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। c का मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये कब होता है भाई? इसके लिए हमें जानना होगा क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, मतलब ये ज्यादा हो जाए किसके? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर के पुनः उसी माध्यम में लौटने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी जो हमने देखा, ये इसका कोई रिव्यू लेते हैं क्या कि प्रकाश जो है सरल रेखाओं में गमन करता है। गमन का मतलब गति करता है या सीधी रेखा में चलता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और वस्तु का मतलब अंग्रेजी में होता है इमेज। तो वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं।
अब आप लोगों ने अपने सिलेबस में दर्पण से और लेंस से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका पूरा समायोजन पढ़ा हुआ है। आपसे किसी एक का किरण आरेख पूछ सकता है, देख करके जाइएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया। अगला लिखा हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होते हैं। अब ये वास्तविक और आभासी कब होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जो दर्पण या लेंस की सहायता से यानी अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तब जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है या आभासी होता है। फिर क्या है, सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। सभी जो पृष्ठ होते हैं वो क्या करते हैं, परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, और अपवर्ती पृष्ठ यानी जिनसे अपवर्तन हो रहा होता है वो अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। जब आप अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे तो स्नेल का नियम पढ़ना नहीं भूलेंगे। स्नेल का नियम आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के ही जाना है। गोलीय दर्पणों तथा लेंस के लिए नई चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। अब इसमें हमने आपको एक बार बताया था, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, जबकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इन दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र में सारी की सारी क्वांटिटी क्या आती है, प्लस में आती है, 1/b इक्वल टू 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आता है। यही अगर हम लेंस सूत्र की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस में 1/u आता है। दर्पण के लिए जो आवर्धन है -b/u होता है, और लेंस के लिए जो आवर्धन है वो b/u होता है, ठीक है। ये आप अगला लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भैया दर्पण के लिए भी है, और f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। लेंस के लिए भी ये रूल लागू होता है, ठीक है। अगला है किसी गोलीय लेंस के लिए लागू नहीं होता है, लेंस के लिए आप क्लास 12th में जब पहुंचेंगे तो वहां पे बेकर फार्मूला पढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी कि m बराबर क्या होता है, I/O होता है। I माने इमेज की ऊंचाई और O माने क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या लिखा हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। ये वो बता रहे हैं कि जब सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका उल्टा अगर हम सोचें कि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये हम आपको बता चुके हैं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे माध्यम बदलेंगे तो ये n इक्वल टू C/b, इस फार्मूले से अलग अलग माध्यमों में जो चाल आएगा वो C/n आएगा, ठीक है। उसके अपवर्तनांक से प्रकाश की निर्वात में चाल से डिवाइड कर देंगे तो जो मान निकल करके आएगा वो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम से चाल का अनुपात होता है, ये जो हमने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी आयताकार कांच के स्लेब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है। ये कह रहे हैं अगर कोई ऐसा स्लेब बना हुआ है, क्या इस तरीके का स्लेब बना हुआ है, तो किरण जब आएगी ये क्या हुई, वायु से कांच में प्रवेश करेगी। अब यहाँ पे क्या होगी भाई, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ऐसे आएगी। अब यहाँ पर भी एक अभिलंब होगा और फिर ये ऐसे चली जाएगी। तो देख लीजिएगा ये किरण हो गई, और इस वाली किरण को अगर हम डाट डाट करके मिलाएं तो ये दोनों समानांतर हो जाएंगी। वही कहने का प्रयास कर रहे थे कि आयताकार स्लेब से जब अपवर्तन होता है तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। ये लेंस सूत्र जो अभी हमने आपको बताया था ये लिखा हुआ है, ठीक है, संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और इसका SI मात्रक डायमीटर होता है। क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है 1/f
ध्यान दीजिएगा एफ किस में होना चाहिए, मीटर। अगर एफ आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 100/एफ, बस। अब ये एफ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा P का मान कब धनात्मक होगा और P का मान कब ऋणात्मक होगा। जब आपका लेंस उत्तल लेंस होगा तो P का मान धनात्मक होगा, और जब आपका लेंस अवतल लेंस होगा तो P का मान ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगले फिजिक्स के दूसरे चैप्टर पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारा आता क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आता है। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का वह अंग है जिसकी सहायता से हम लोग वायु वस्तुओं को देखते हैं। ये कैमरे की भांति कार्य करने वाला एक यंत्र होता है जो प्रकाश की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है मनुष्य की एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि कम से कम कितना होता है, 180। मतलब जब हम दोनों आंखों से देखेंगे तो ये ऐसे लाइन खींचने 180 डिग्री के कोण पर सामने की सारी चीजों को देखेंगे, और जब एक आंख से देखेंगे तो ये क्षैतिज और यहाँ से जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये मान लीजिए हमारी आई है तो इसके क्षैतिज वाले से ये जो कोण बनेगा, एक आंख से देखेंगे तो 1.5 से, और अगर दोनों आंखों से देखेंगे तो ये कोण कितना होगा, 180 का होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसको याद रखते रहिएगा। आपसे पूछेगा कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है तो क्या बताएंगे, जिस दिशा में सूर्य होगा उसके ठीक विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा, अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, पहला है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ग्रहों का टिमटिमाना। ठीक है, ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ग्रहों का ना टिमटिमाना होना चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो आपको इसी के आधार पर वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें कई सारे रीजन हो जाते हैं। एक तो ये ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है, दूसरा ग्रह जो होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी तल से बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, यही सब रीजन हो जाते हैं जिससे ये क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं है। अगला यहाँ पे विबग्योर लिखा हुआ है। विबग्योर कब होता है, जब प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उन 7 रंगों का जो क्रम है वो क्या होता है, विबग्योर होता है। इसको कहते हैं वायलेट, इसको कहते हैं इंडिगो, इसको कहते हैं ब्लू, इसको कहते हैं ग्रीन, इसको कहते हैं येलो, इसको कहते हैं ऑरेंज और इसको कहते हैं रेड। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो इस रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम। इसका विचलन क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है दृष्टि दोष। तो मानव में 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक इसमें लिखा होता है आगंतुकता, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका कारण नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना है। दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है परंतु दूर वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें नेत्र का गोलक थोड़ा छोटा हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जरा दृष्टि दोष, उम्र में वृद्धि के कारण मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, तो इस टाइम जो दोष होता है जरा दृष्टि दोष, इसमें मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। आइए इस चैप्टर का भी कोई रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है कि नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को
फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए यह दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि का जो दूर बिंदु होता है, दृष्टि का जो दूर बिंदु होता है, ये कहाँ होता है? अनंत होता है, इसकी कोई परिसीमा नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट। दृष्टि के सामान्य अपोर्तक दोष है। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष। आबिंदुकता इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में। निकट दृष्टि दोष, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ठीक है, जो उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा निकट दृष्टि दोष है, कारण हम बता चुके हैं क्यों होगा। फिर है दूर दृष्टि दोष, और फिर है जरा दृष्टि दोष। इनको दूर कैसे किया जाएगा? तो इनको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उचित लेंस की उचित फोकस, तो इसके लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। अब आ जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। द्विफोकसी लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिसमें एक साइड में उत्तल लेंस लगा होता है, एक साइड में अवतल लेंस लगा होता है। और एक दृष्टि दोष जो हम आबिंदुकता नाम ले रहे थे, आबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो ये इतने प्रकार के दोष होते हैं, ठीक। इसको आप पढ़ के जाइएगा, हर एक दृष्टि दोष को पढ़ के जाइएगा, उसका कारण पढ़ के जाइएगा, उसका निवारण भी पढ़ के जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप उसका किरण आरेख बनाना भी सीखते भी जाएं। अगला लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश, इसके अवयवी, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा होगा? रक्त के समान लाल होगा, जबकि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। ये रक्त के समान लाल क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। इसी के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसी के कारण क्या होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। चलेंगे नेक्स्ट। अब प्रकाश के बाद में जो हम लोग का यूनिट आता है वो विद्युत आता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और ओम का नियम क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊष्मा क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, इतने चीजों को पढ़ने वाले हैं। ओम के नियम में बी प्रोपोर्शनल आई होता है, जहाँ से बी इक्वल टू आई आर मिलता है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई मिलता है। ताप का प्रभाव, चालक पर जब ताप का प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अर्धचालक पर जब ताप पड़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये है बंद परिपथ, ये है खुला परिपथ। बंद परिपथ वह परिपथ होते हैं जिसमें सारे सर्किट, सारे ऑपरेटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और खुला परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई कुंजी ही खुली हो, तो उस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? खुला परिपथ कहते हैं। ये विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वह पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एट अ पर्टिकुलर कंडीशन आवेश का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हटा लेने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। फिर है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हमको मिलेगा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, और समांतर क्रम में मिलेगा 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जहाँ R1 R2 3 प्रतिरोध है, जिनको क्रमशः हम लोग ऊपर इस वाले में श्रेणी क्रम जोड़े और ये कैसा जोड़े हैं? समांतर क्रम जोड़े हैं। ये आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। आइए इसका कोई रिव्यू ले लेते हैं। कोई रिव्यू में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी चालक में
किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। कुल मिलाकर के इसमें ये हम लोग जानेंगे कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और मान लीजिए धारा इस दिशा में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस दिशा में गति करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की को गति प्राप्त करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इस विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। अच्छा, विभव कहते किसे हैं? विभव की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। B बराबर होता है W/Q जूल प्रति कूलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब अगर हम विभवांतर की बात करें तो ये हो जाएगा BB माइनस BA इक्वल टू W/Q हो जाएगा। अब इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो ये हो जाएगा विभवांतर और ये क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। प्रतिरोध ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में आवेश के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब जब ओम का नियम क्या है कि किसी चालक के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें विद्युत धारा की, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? ओम का नियम। सबसे पहले देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुपानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो V इक्वल टू आर आई हो जाता है, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम को एक ग्रीक अक्षर से डिनोट करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ओ होता है। ये हो जाएगा। ठीक है, ओम का नियम। ओम के नियम में एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम I और B के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये जो सीधी रेखा होती है किसी भी क्षण इसका जो ढलान होता है वो V/I यानी कि प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वह क्या कहलाएंगे? वह कहलाएंगे अनओमीय चालक। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अनओमीय चालक कहलाएंगे। प्रतिरोध के बारे में एक और बात कभी कभी पूछ लेता है, प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा, या R इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L/A ये हो जाएगा। अगर जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ जाने, रो का जो मात्रक होता है, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और एक दो पॉइंट जान लेंगे, यदि हम किसी चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई
n गुना बढ़ा दें, n गुना बढ़ा दें तो जो नया प्रतिरोध है वो क्या होगा, नया प्रतिरोध हमारा अगर हम उसको r डैश मान लें तो ये n स्क्वायर r हो जाएगा, पुराने प्रतिरोध का क्या गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर हम यहीं पे क्या करें कि यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ त्रिज्या, क्या करें, अनुप्रस्थ त्रिज्या n गुना बढ़ा दें, n गुना बढ़ा दें तो जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर का r हो जाएगा, पुराने प्रतिरोध का r बटे n स्क्वायर गुना हो जाएगा, r बटे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। तो प्रतिरोध के बारे में इतनी बातें आप लोग जान के रखिएगा। अगला क्या लिखा हुआ है भाई देखेंगे कि प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसे मिलता है इसको देख करके देखिए, ये कैसे मिलता है इसको देखिए, ये कैसे मिलता है इसको देख के जाइए, ठीक है। आगे अब लिखा हुआ है किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा को, तो W बराबर क्या होगा, BIT होगा, W बराबर क्या होगा, BIT होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जूल में मापते हैं, किस में नापेंगे, जूल में नापेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात ही आ गई है तो थोड़ा सा सीक्वेंस इसको बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जब एक विद्युत धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है तो परिपथ में विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना बराबर 3.6 आइए थोड़ा देख लेते हैं, क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे W बराबर होता है BQ, W बराबर क्या होता है BQ, Q बराबर होता है IT, तो ये हो जाएगा B इंटू IT, B बराबर होता है IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, I बराबर होता है B बटे, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B बटे R, तो यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर बटे RT, यहाँ से रख दे I बराबर क्या रख दे, B बटे R रख सकते हैं। अरे भाई ओम का नियम क्या है, B बराबर IR, तो I बराबर B बटे R ही तो होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये इतना है W का फार्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है, जूल। अब यहीं पे आता है H, जब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालक के टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यश से नोट करते हैं, यश बराबर W होता है अगर हम जूल में लिखें, अगर आप जूल में लिखेंगे तो बराबर W हो गया भाई, तो ये हो जाएगा BQ बराबर हो जाएगा BIT बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT और बराबर हो जाएगा B स्क्वायर T अपान में R। अगर हम H को कैलोरी में मापे, किस में मापे, कैलोरी में, तो ये हो जाएगा W अपान 4.2, तो BQ बटे क्या हो जाएगा 4.2 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा BIT अपान 4.2 बराबर I स्क्वायर RT अपान 4.2 और बराबर हो जाएगा B स्क्वायर T अपान 4.2 R, इतना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद में विद्युत शक्ति पर आ जाए, P बराबर होता है W अपान T, देखो रखेंगे W बराबर क्या है BQ अपान T, तो BQ अपान T को Q बटे T को I लिख सकते हैं, B इंटू I हो गया। अब देखो P बराबर ये वाला रखो BIT रखोगे, T से T कैंसिल, I स्क्वायर RT रखो, तो I स्क्वायर R T बटे T, T से T कैंसिल, P बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, ऐसे P बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर बटे R, T से T कैंसिल हो जाएगा। इन सब का मात्रक क्या होगा, वाट होगा, क्या होगा, वाट। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, इसको भी याद रखना। अब आ जाओ विद्युत ऊर्जा का मापन, किसका मापन, विद्युत ऊर्जा का मापन। तो विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए जब हम जूल यूज करेंगे तो जूल जो है वो छोटा मात्रक होता है, इसलिए घरेलू परिपथ में या उद्योगों में या कहीं पर भी जब हम विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं तो kWh का यूज करते हैं, जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। एक kWh बराबर जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसी को एक यूनिट कहा जाता है, जो घरों पर आमतौर पर यूज होता है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई।
के डब्ल्यू एच कैसे निकालेंगे, तो के डब्ल्यू एच बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। इसी का एक और फार्मूला है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा और गुणे दिन बटे में 1000। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम लोग विद्युत शक्ति का परिकलन कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव में हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है, फ्यूजार क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे। तो इन सारे नियमों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें कंडीशन क्या होगी कि बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को हमें ऐसे फैलाना है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब सभी के बीच के कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या कहता है कि अगर ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा ये जो हमारा अंगूठा होगा। इसी में आप पढ़ेंगे एक मैक्सवेल का स्क्रू नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम पढ़ेंगे। इसी को पेंच नियम भी कहते हैं और इसी को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी पेचकस को पकड़ करके किसी पेच को ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घुमा रहे हैं, अब घुमाने के बाद पेच की जो नोक है वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। अगर हम हाथ से इसे पकड़ के घुमा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है तो यही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। दोनों नियम पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला ये लिखा हुआ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में ये अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। ऐसे अगर आप कर रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो मध्यमा अंगुली है चालक पर प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है, तो अंगूठा चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिक्सूची। कोई रिवीजन इसका करते हैं। दिक्सूची का मतलब जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता हो, जिससे हमें किसका ज्ञान होता हो, दिशा का ज्ञान होता हो। ये एक छोटा सा यंत्र होता है जो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टिकती है, ठीक है। ये हमेशा इसका एक सिरा उत्तर दिशा में और एक सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। एक सिरा उत्तर दिशा में होगा और दूसरा सिरा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। तो उत्तर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाला जो सिरा होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अगला, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में इसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जिसमें उस चुंबक के चुंबकीय बल का संसूचन यानी मापन किया जा सकता है। इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई दूसरा चुंबक लेकर के आए और वो क्या करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अगर समान ध्रुव पाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, विपरीत ध्रुव पाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ओके, अगला लिखा हुआ विद्युत परिपथों की लघुपतन। लघुपतन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने पर अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, फ्यूज। यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग अपने घरों में किसका यूज करते हैं, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये